Dear students, welcome to my YouTube channel, The English Wizard. Dear students, मैं आज आपको एक नए अंदाज से, नए स्टाइल से एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस सिखाने जा रहा हूं। आपको बार बार ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस सीखने की ज़रूरत क्यों पेश आती है? क्यों आपको इसका ग्रिप इस पे नहीं होती? क्योंकि आप डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस कोई बुक या कोई भी सिखाता वो यहाँ से स्टार्ट कर जाता है। बेटा, जब तक आपको ये 4 स्टेप पहले नहीं आएंगे, इसको आप अच्छी तरह नहीं समझेंगे। जब ये अच्छी तरह समझ लेंगे, ये आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक जब पहुँचेंगे तो उस एक्टिव का सेंटेंस आपको खुद बताएगा कि मैंने पैसिव में कन्वर्ट होना कैसे है। अब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का टेंसेस से कोई रिलेशन ही नहीं है, इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये असल में एक डिफरेंट चीज़ थी जिसको मैं आज एक्सप्लेन करूँगा। अब मैं स्टेप नंबर 1 में 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट प्रोनाउन, अगर आप प्रोनाउन के बारे में ये मेरे जो 2 पॉइंट्स मैं समझाने जा रहा हूँ, अगर आप नहीं समझते तो इन्हीं को आपने समझना है। तो फिर आपको ये स्टेप 5 आप एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस सीखेंगे। उसके बाद स्टेप 2 में मैं आपको एक समझाऊंगा इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट पास्ट पार्टिसिपल, थर्ड फॉर्म की फिलॉसफी बताऊंगा कि पार्टिसिपल क्या होता है 1-2 मिनट के अंदर। फिर स्टेप 3 में मैं लॉजिक बताऊंगा कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कहते किसको है। इसमें हम सीखेंगे कि मेन वर्ब इन एक्टिव वॉइस और मेन वर्ब इन पैसिव वॉइस। फिर स्टेप 4 में 4 फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब इन एक्टिव वॉइस, 4 फॉर्म एक्टिव वॉइस की बनाएंगे और 4 ही फॉर्म्स हम मेन वर्ब की पैसिव वॉइस में बताएंगे। जब ये स्टेप 4 आप अच्छी तरह समझ लेंगे तो ये स्टेप ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा। आप देखना कि आपको खुद बताएगा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस कि मैंने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होना कैसे है, और आपको पूरा नॉलेज होगा और ज़िंदगी में आपको भूलेगा नहीं। और अभी आपको क्लास और एकेडमी में अगर कोई टीचर पढ़ा रहा होगा तो आप लिखेंगे, अभी वो लिखेगा आपका सर, तो आपको पहले ही पता चल जाएगा कि ये कन्वर्ट कैसे होगा। तो अब हम डिटेल से स्टेप 1 को पहले समझेंगे, फिर स्टेप 2 को समझेंगे, फिर स्टेप 3 को समझेंगे, फिर स्टेप 4 को। और जब ये 4 स्टेप्स हम पूरे कर लेंगे तो फिर स्टेप 5 आएगा, कन्वर्जन ऑफ एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। और मैं ये प्रूव करूंगा कि सिर्फ 6 सेंटेंस एक्टिव और पैसिव वॉइस के, 7वां सेंटेंस ही नहीं है। तो अब हम इसको रेज करेंगे और रेज करने के बाद स्टेप नंबर 1 समझेंगे, 2 पॉइंट्स। ये 4 स्टेप मैं समझाऊंगा, फिर आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस आ जाएंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया और समझाया कि अगर आप कन्वर्जन ऑफ एक्टिव वॉइस सीखना चाहते हैं तो आपको 4 स्टेप्स सीखने पड़ेंगे पहले। ये क्यों ज़रूरी है मैं साथ साथ बताता रहूँगा। इसके बगैर क्रैमिंग है, रट्टा है, जितना मर्जी लगा दें। अब देखें स्टेप नंबर 1 मैंने बताया था, इसमें 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट प्रोनाउन पढ़ेंगे। अब मैं पहला पॉइंट नंबर 1 समझाता हूँ। वही प्लेस हम यूज़ करते हैं, हम लगाते हैं सब्जेक्टिव केस ऑफ अ प्रोनाउन, एक प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस यूज़ करते हैं। वही प्लेस हम लगाते हैं सब्जेक्टिव केस ऑफ अ प्रोनाउन। अब सब्जेक्टिव केस साथ ही मैंने लिख दिए हैं, यानी कि प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस फाइली हालत, ही, शी, इट, वन हर इंसान, दे, यू, आई, वी। फिर दोबारा रिपीट कर लेते हैं। वही प्लेस सब्जेक्टिव केस फाइली हालत यूज़ करते हैं ऑफ अ प्रोनाउन, एक प्रोनाउन की, बिफोर से पहले, आ वर्ब एक वर्ब से पहले, हेल्पिंग वर्ब से पहले, बिफोर हु से पहले, एंड आफ्टर एज एंड देन, और एज और देन के बाद। इसको दोबारा रिपीट कर लेते हैं।
जिंदगी भर याद रखें, हर वर्ब, हर हेल्पिंग वर्ब, हु, एज और देन के बाद। फिर रिपीट कर लेते हैं जी। जिंदगी भर याद रखें, हर वर्ब से पहले, हर हेल्पिंग वर्ब से पहले, हु से पहले, लेकिन एज और देन के बाद अगर अकेला प्रोनाउन आए तो वो अपनी सब्जेक्टिव हालत यानी कि फाइली हालत में यूज होता है। अब ये देखो, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं आप। एम फीलिंग गिड्डी, सर चकरा रहा है, सर चकरा रहा है। किसका जी? उर्दू में आ जाता है मेरा सर चकरा रहा है। और आप इधर मेरा की आमतौर पर इंग्लिश होता है माई, तो ये सेंटेंस तो हो गया हमारा रॉन्ग, इनकरेक्ट हो गया। ये हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब से पहले देखें क्या आया, प्रोनाउन। ये लगेगा सब्जेक्टिव हालत में, ये देखें किस में, आई एम फीलिंग गिड्डी, मेरा सर चकरा रहा है। हालांकि उर्दू में मेरा आया लेकिन इंग्लिश में आई आएगा क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब आ गया। ये पहली बात। अगर इधर वर्ब भी होता तो ये सब्जेक्टिव केस होना था। अकेला प्रोनाउन आए, अकेला प्रोनाउन से मुराद है न साथ नाउन ना हो। अगर आप कहें मेरा वालिद तो आप कहें आई फादर, तो मैं पूछूंगी आई क्यों लगाया? ये सर जी आपने कहा था कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस आना। नहीं, अकेला आए मतलब फादर ना हो, अंदर कोई नाउन ना हो, तो मेरा माई फादर ही आएगा। लेकिन फादर ना हो, मेरा आएगा तो आई आएगा। फिर देखें, इट इज मी हु, ये देखो हु आ गया और हु से पहले ये देखें प्रोनाउन आ गया। तो ये किस हालत में होना चाहिए था? सब्जेक्टिव हालत में। इट इज आई हु किसकी इंग्लिश है? मैं ही। तो अब ये करेक्ट हो गया क्योंकि हु से पहले सब्जेक्टिव हालत आते। यह स्ट्रेस, किसी भी चीज में आप स्ट्रेस करेंगे ना तो ही आ जाता उर्दू में ज्यादा। तो आपने इट इज से हर सेंटेंस को शुरू करना है। मसला तुम, यू, तुम ही, इट इज यू हु, मैं आई, मैं ही, इट इज आई हु, हम, वी, हम ही, इट इज वी हु। अब समझ आई? ये स्ट्रेस कर रहे हैं। ताहिर, ताहिर, ताहिर ही, इट इज ताहिर हु। लड़कियां, गर्ल्स, लड़कियां ही, इट इज गर्ल्स हु। अब समझ आई मेरा बेटा? अब ये देखें, तो यहां क्या आना चाहिए? आई आना चाहिए क्योंकि वर्ब और हेल्पिंग वर्ब से पहले और हु से पहले प्रोनाउन आया तो हमने सब्जेक्टिव हालत में लगाना है। आफ्टर एज एंड देन, ये देखें, शी इज एज क्लेवर, वो इतनी क्लेवर है, इतनी चालाक है, एज हिम, जितना वो है। अब एज के बाद यहां क्या आना चाहिए था? एज ही। असल में ये यही पॉइंट है ऊपर वाला ही, लेकिन शी इज एज क्लेवर एज ही इज, ही इज, लेकिन इसको लगाने की जरूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड समझा जाता है इंग्लिश में। इसी तरह देखें, यू नो बेटर देन मी, गलत। देन के बाद आई आना चाहिए, देन आई नो है असल में। यू नो बेटर, तुम बेहतर जानते हो, की निस्बत आई नो, जो मैं जानता हूं, तो नो लगाने की जरूरत नहीं। असल में ये वही पॉइंट है हेल्पिंग वर्ब वाला। तो ये क्लियर हो गया कि पहला पॉइंट ये। अब देखें कि एक्टिव पैसिव में ये क्यों जरूरी है। अब ये देखिए, ये मैं एक सेंटेंस लिखा है एक्टिवाइज का, शी विल चीट हिम, ठीक है। अब शी सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट। हमें बताया गया कि आप ना ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले आए, तो साथ ही वो ही कर देते थे। क्यों कर देते थे? बच्चे परेशान हो जाते हैं कि इधर हिम है तो इधर क्यों ही है, तो हम हिम ही लगा लें। आप हिम लगा लिया तो अब बच्चे को ये पॉइंट आपने पहले लिखवाया हुआ है, तो उस वो ऑटोमेटिक करेगा कि ये हेल्पिंग वर्ब आ गया, तो हेल्पिंग वर्ब से पहले सब्जेक्टिव हालत आती, तो क्या आएगा? यहाँ ही। इसलिए यह आप जरूरी है पॉइंट।
आपको डेप्थ चेक पॉइंट नॉलेज के साथ एक्टिव पैसिव को समझने के लिए। अब हम पॉइंट नंबर प्रोनाउन का 2 समझेंगे, तो फिर आपको ये सारा समझ आ जाएगा। जी डियर स्टूडेंट्स, स्टेप 1 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट प्रोनाउन। पहला पॉइंट मैंने आपको समझा दिया। अब पॉइंट नंबर 2 मैंने लिख दिया है, वी प्लेस, हम लगाते हैं, ऑब्जेक्टिव केस, मफूली हालत, ऑफ अ प्रोनाउन, एक प्रोनाउन की। मफूली हालतें ये होते ही की हिम, शी की हर, इट की इट्टी, वन की वानी, दे की देम, यू की यूई, आई की मी और वी की अस। वी प्लेस, हम लगाते हैं, ऑब्जेक्टिव केस, मफूली हालत, ऑफ अ प्रोनाउन, एक प्रोनाउन की, आफ्टर वर्ब एंड आफ्टर प्रेपोजिशन। क्या याद रखना जिंदगी भर? जिंदगी भर याद रखें, हर वर्ब से पहले, हर वर्ब के बाद और हर प्रेपोजिशन के बाद। फिर दोबारा नोट कर ले अपने जहनों में, हर वर्ब के बाद और हर प्रेपोजिशन के बाद अगर अकेला प्रोनाउन आए तो वो अपनी ऑब्जेक्टिव हालत में लगता है। इस हालत में नोट, ये नोट पढ़े, ये बहुत जरूरी है। अगर किसी वर्ब का एक्शन किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरफ रिटर्न हो रहा हो तो फिर प्रेपोजिशन के बाद सेल्फ की फॉर्म लगाते हैं, जिसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आप कहते हैं। हिम सेल्फ, हर सेल्फ, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ, वो हालतें लगानी है। अब इसकी एग्जांपल्स देखें। शी विल अपोज, वो मुखालफत करेगी। हमारी, उर्दू में हमारी आ रहा है लेकिन ये वर्ब है। क्या है ये देखें, ये वर्ब है और वर्ब के फौरन बाद प्रोनाउन आया अकेला, तो किस हालत में लगेगा देखें। हालांकि उर्दू में हमारी आ रहा है तो हमारी की आमतौर पर इंग्लिश आर होती है। तो शी विल अपोज, वो मुखालफत करेगी। आर इनकरेक्ट, वी इनकरेक्ट, क्या आएगा? अस। क्यों? वर्ब के बाद प्रोनाउन आ रहा है, तो शी विल अपोज अस। अब एग्जाम्पल नंबर 2 पे आओ। दिस स्वीट, ये स्वीट, इज है, फॉर, ये प्रेपोजिशन फॉर। दे आर, उनके लिए, उनके लिए आ रहा, देखें दे, ये प्रेपोजिशन है। दे आर इनकरेक्ट, फॉर दे इनकरेक्ट, क्या आएगा? फॉर देम, ऑब्जेक्टिव हालत आएगी। वजह क्या है आगे जाके हम पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्टिव शुड बी इन ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि वर्ब का भी एक्शन उस पे हो रहा होता है और इसी तरह प्रेपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट होता है। ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये 2 पॉइंट आपने ज़हन रखें। लेकिन ये देखें, शी बिलीव्स, वो यकीन रखती है, इन हर। अब देखो, अब रिटर्न हो रहा, बिलीव किस पे रखती है? अपने आप पे रिटर्न हो रहा है, तो अब हर नहीं आएगा, अब आएगा शी बिलीव्स इन हर सेल्फ, हर सेल्फ, क्योंकि रिटर्न हो रहा है। ट्रस्ट इन हिमसेल्फ, बिलीव्स इन, इस तरह रिटर्न हो तो फिर ऐसे लगाते। अब ये पॉइंट नंबर 2 क्यों जरूरी था? ये सारी जिंदगी आप इससे फायदा उठाते रहेंगे, प्रोनाउन की कभी मिस्टेक नहीं होगी। अब देखिए, शी विल हेल्प अस, ये एक्टिव का सेंटेंस है। अब हमें बताया गया कि अस को इधर ले आए, सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट को, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले जाए। तो मैं ले गया हूं उसी तरह के बच्चे परेशान ना हो। ये देखिए, अस को अस मैंने लिख दिया, शी को शी इधर लिख दिया, कि बच्चे कहते उधर अस होता था, इधर क्यों वही करते। तो 2 पॉइंट जब आपने लिखवाए होंगे तो बच्चा ऑटोमेटिक उसको समझेगा। वो कैसे? कि ये देखिए क्या है, हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब से पहले प्रोनाउन आया, तो पॉइंट नंबर 1 में यही तो सीखा है हमने, क्या आना चाहिए? वी। व्हाट इज दिस? प्रेपोजिशन बाय। तो अब बाय है तो ये प्रोनाउन अकेला आया, तो किस हालत में आएगा? ऑब्जेक्टिव हालत में, बाय हर, ऑटोमेटिक बच्चा बदलेगा। तो ये जो 4 स्टेप मैं सिखा रहा हूँ ये बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर क्रैमिंग है जो हर क्लास में आप क्रैमिंग करते आए हैं। लेकिन देखना, जब हम 4 स्टेप सीख जाएंगे तो
आगे कुछ मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। ये नई चीज़ है बेटा, इसको ज़रा गौर से समझे। मैं इस चैनल पे जो भी पढ़ाऊँगा वो ना बुक्स में होगा, ना आपने ज़िंदगी में कभी पहले पढ़ा होगा। ये नई चीज़ हमने क्रिएट की है जो इस चैनल के थ्रू आपको समझाते रहेंगे। ये पॉइंट हमारा स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हमने स्टेप नंबर 2, जो पहले मैंने लिखा हुआ है स्टेप 4, अब हम स्टेप नंबर 2 में सीखेंगे कि उसमें स्टेप नंबर 2 में कि हम सीखेंगे स्टूडेंट्स एक्टिव पैसिव सीखने से पहले, जैसा कि मैं आपको बताया कि 4 स्टेप सीखने पड़ेंगे, ज़िंदगी में कभी ये भूलेंगे नहीं। तो स्टेप 1 में हमने प्रोनाउन के बारे में 2 पॉइंट सीख लिए कि प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव हालत कब आती है, सब्जेक्टिव कब आती है। अब स्टेप नंबर 2 में पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसके बारे में एक फिलॉसफी देखेंगे। ये देखें कि फर्स्ट फॉर्म है बॉयल, सेकंड है बॉइल्ड, थर्ड है बॉइल्ड, बॉइलिंग। यूज इस्तेमाल करना, यूज्ड, यूज्ड, यूजिंग। राइट, रोट, रिटन, राइटिंग। अब जब अंग्रेजों ने ये 4 फॉर्म्स बना लिए इंग्लिश मैन ने, नेटिव्स ने, तो फिर इनके नाम रखे इनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए। फर्स्ट का नाम रखा प्रेजेंट, सेकंड का नाम रखा पास्ट, और थर्ड फॉर्म का नाम रखा पास्ट पार्टिसिपल, और फोर्थ फॉर्म आईएनजी अगर फर्स्ट फॉर्म लगा दे तो सफर की जाती है, उसका उन्होंने नाम रखा प्रेजेंट पार्टिसिपल। और इसके अंदर एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ था, बल्कि हाफ इंग्लिश ग्रामर इसी पे मुश्तमिल है। और वो क्या है कि ये है तो वर्ब हमारे एक्शन को जो शो करते हैं, जो काम को शो करते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, जब अंग्रेज़ों ने नाम रखे तो फर्स्ट और सेकंड फॉर्म के साथ पार्टिसिपल का लफ्ज़ यूज़ नहीं किया, लेकिन थर्ड फॉर्म के साथ और फोर्थ फॉर्म के साथ पार्टिसिपल का लफ्ज़ यूज़ किया। इसकी क्या फिलॉसफी थी, ये तो आज तक हमने कभी समझा नहीं है कि इसमें क्या प्रॉब्लम थी। अब पार्टिसिपल का लफ्ज़ जो है ये पार्टिसिपेट से निकला है, पार्टिसिपेशन से निकला है। पार्टिसिपेट का मतलब होता है किसी काम में शिरकत करना, काम करना। मसलन एक फंक्शन हो रहा है कॉलेज में, तो एक बेटे को मैं पूछता हूँ कि यार फंक्शन हो रहा है आपके कॉलेज में, तो आपने कहाँ कहाँ पार्टिसिपेट किया? वो कहता जी मैंने ड्रामे में पार्टिसिपेट किया, मेरा एक काम वहाँ ड्रामे में है। दूसरा मेरा रोल है कि मैं कंपेयरिंग भी करनी है, वो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया है। मैंने टैबलो शो है, एक ड्रामा, वो कल्चरल डांस है। तो मेरे 4 काम हैं, पार्टिसिपेट। अब ये देखिए 2 के साथ अंग्रेज़ों ने पार्टिसिपल का लफ्ज़ लगाया, लेकिन 2 के साथ नहीं लगाया। तो पार्टिसिपल का तो हमने आज तक देखा नहीं कि इसका मतलब क्या है। पार्टिसिपल का मतलब है डुअल फंक्शंस, एक से ज़्यादा काम। इंग्लिश आपको खुद बता रही है, खोल जैसे खुली किताब नहीं होती, कि देखो ये वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म, स्वाय एक्शन को शो करने के इनका और कोई काम नहीं है। जब भी ये शो करेंगे हमारे किसी काम को शो करेंगे। लेकिन थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म के साथ क्या लगाया गया है? पार्टिसिपल का लफ्ज़। और पार्टिसिपल का मतलब डुअल फंक्शन। डुअल 2 को कहते हैं, वैसे एक से ज्यादा काम भी, जिसका एक काम नहीं और भी काम है। थर्ड फॉर्म के कितने फंक्शन है? 2। और फोर्थ फॉर्म के इंग्लिश में कितने फंक्शन है? 4 है। तो ये वर्ब की चौथी फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म है। लेकिन दूसरे फंक्शन क्यों? क्योंकि ये तुमने नहीं भूलना जिंदगी में, क्योंकि अंग्रेजों ने इनके नाम रखते हुए इनके साथ दोनों के पार्टिसिपल का लफ्ज़ लगाया, और पार्टिसिपल का मतलब भी डुअल फंक्शन है। तो आज हम देखेंगे कि पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म के कितने फंक्शन है? 2। अब ये देखें 1 and 2। अब इसको देखते हैं। पहला फंक्शन क्या? एज ए वर्ब इन परफेक्शन सेंस। ये कौन सा वर्ब होगा? इसको हम लिख लेते हैं फाइनाइट वर्ब। आगे जाके हम इसको समझेंगे। फाइनाइट वर्ब जो टेंस को शो करे और आपका काम कंप्लीट हो जाता है। एज ए फाइनाइट वर्ब इन परफेक्शन सेंस। मैं आपको टेंस नहीं सेंस, मैं
इंग्लिश को टेंसेस से निकाल कर सेंस में लेकर गया हूं। मेरा बेटा, अगर मैं आपकी सेंस को इंप्रूव करने में कामयाब हो गया तो समझ ले आपको सितारों पे कमांड डालने से कोई रोक नहीं सकता। इंशाल्लाह ताला मेरे साथ रहना। ये देखें इधर, फिर समझे पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म का नाम। पार्टिसिपल का मतलब डुअल फंक्शन, एक से ज्यादा काम। इंग्लिश में थर्ड फॉर्म के टू फंक्शन है, उसको देखते हैं। कोई क्लैश नहीं है। देखे, वन फंक्शन, टू फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन क्या? एज ए फाइनाइट वर्ब इन परफेक्शन सेंस। फाइनाइट वर्ब जिसमें टेंस आएगा, सेंस आएगी, मतलब काम कंप्लीट हो जाएगा। कैसे पता चलेगा कि थर्ड फॉर्म जो है वो वर्ब का काम कर रही है? देखो पॉइंट वन, पहले हर सूरत हैज, हैव, हैड, एज ए हेल्पिंग वर्ब आता है थर्ड फॉर्म से पहले। जब थर्ड फॉर्म से पहले हैज, हैव, हैड आए तो समझ लो थर्ड फॉर्म वर्ब का काम कर रही है, वर्ब का फंक्शन प्ले कर रही है मेरा बेटा। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, माय मदर हैज बॉइल्ड एन एग। मेरी मदर ने एक एग उबाल दिया है। उबाल दिया है, मेरी वालिदा ने एक्शन को परफॉर्म कर दिया है। तो ये फाइनाइट वर्ब है। कैसे पता चला? पहले हैज आया। तो जब भी थर्ड फॉर्म वर्ब का फंक्शन प्ले करेगी तो लाजमी पहले हैज हैड आएगा हर सूरत। तो समझ लो ये वर्ब है। अब देखें दूसरा फंक्शन, एज एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव आपको पता है, जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताए, उसकी कोई क्वालिटी, कैरेक्टरिस्टिक, उसके कुछ होने या ना होने के, उसको मॉडिफाई करे, उसको क्वालिफाई करे। आप एक स्टेटमेंट याद रखना है, एवरी वर्ड बिफोर अ नाउन इज 99% एडजेक्टिव। फिर स्टेटमेंट याद करो, एवरी वर्ड बिफोर अ नाउन इज 99% एडजेक्टिव। अब ये देखिए, जब एडजेक्टिव होता तो पहले हैज, हैव, हैड नहीं आता, क्योंकि हैज, हैव, हैड आएगा वो तो बन जाएगा वर्ब, वर्ब बन जाएगा। पॉइंट टू, पहले या बाद में कोई नाउन होता है या पहले बी की कोई फॉर्म होती है तो समझ लो ये वर्ब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक, मैं लाइक करता हूं। टू ईट, खाना। क्या खाना? बॉइल्ड एग। ये देखो, नाउन, नाउन से पहले बॉइल्ड आ गया और हैज, हैव नहीं है, तो बॉइल्ड एग, उबला हुआ अंडा। तो आई लाइक टू ईट बॉइल्ड एग, मैं उबला हुआ अंडा खाना पसंद करता हूं। तो ये बॉइल्ड यहां एडजेक्टिव के तौर पर है। शी इज बीइंग ब्लेम्ड, उसे इल्जाम दिया जा रहा है। ये ब्लेम्ड, पहले एज हैड आया नहीं, थर्ड फॉर्म है, लेकिन पहले बी की फॉर्म आ गई तो ये एडजेक्टिव है। इसलिए तो कहते थे टीचर कि थर्ड फॉर्म में पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म आती। क्यों आती है? क्योंकि वो तो एडजेक्टिव होती है, उसने तो चेंज होना ही नहीं होता, फॉर्म तो बाती है बी की। जब मैं फिलॉसफी बताऊंगा कुछ मसला बाकी बचेगा ही नहीं। तो अब ये आज हमने ये समझा कि पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म, दो फंक्शन है वर्ब के और एज एन एडजेक्टिव। अब ये देखो, आप जाते हैं कि सर मुझे एक मोबाइल चाहिए। अब शॉपकीपर पूछता है, हाँ जी, न्यू नहीं, यूज्ड मोबाइल। क्या? तो यूज्ड यहां क्या है? एडजेक्टिव। मोबाइल नाउन है। जैसे वो बटनों वाले आपके पास हुआ करते थे, जब हमारे फादर्स के पास हम स्नेक वाली गेम खेलते थे तो उधर से किसी की कॉल आ जाती थी, हम बटन दबा देते थे, वो मिस कॉल बनती थी। नहीं, मिस्ड कॉल थर्ड फॉर्म। फिर रिसीव कॉल, नहीं, रिसीव कॉल, रिसीव्ड कॉल। फिर डायल्ड नंबर। अब रिटर्न फॉर्म, रिटर्न स्टेटमेंट। तो रिटर्न क्या है? एडजेक्टिव। तो ये स्टेप नंबर 2 में, और ये 4 फंक्शन आगे हमारी वो आ रही है अभी सारे, मैं ये भी 4 फंक्शन समझा दूंगा। हाफ ग्रामर ही ये है। और ये आपने याद रखना कि फंक्शन क्यों है, क्योंकि अंग्रेजों ने दो के साथ पार्टिसिपल का लफ्ज लगाया और पार्टिसिपल का मतलब ही एक से ज्यादा फंक्शन है। अब हम स्टेप नंबर 3 सीखेंगे।